बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। फिजिक्स की क्लास में खुशामदीद। फिजिक्स में चैप्टर नंबर 14 हम स्टडी कर रहे थे। इसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इस चैप्टर का जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था एम्पेयर्स लॉ की एप्लीकेशन हमारी चल रही थी जी। एम्पेयर सर्क्यूलर लॉ जो होता है उसको हमने स्टडी किया था कि ये एम्पेयर्स लॉ क्या होता है और उसकी हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं जी। एम्पेयर्स लॉ क्या होता है? एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक अगर आपके पास एक क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड है, एक क्लोज मैग्नेटिक फील्ड है और आप उसको डिवाइड कर दें जी सेगमेंट्स के अंदर, छोटे छोटे बड़े बड़े सेगमेंट्स के अंदर आप उनको डिवाइड कर दें उस क्लोज मैग्नेटिक फील्ड को, और फिर हर सेगमेंट का आप बी और डेल्टा एल का डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। बी क्या होता है जी? बी होती है मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंटियल कंपोनेंट। यानी कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसी सर्कुलर फॉर्म में होती है, तो किसी भी यानी कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे क्लोज पाथ में होती है। तो किसी भी पॉइंट का अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड चाहिए होता है तो वहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है। तो ये है जी बी, टेंजेंटियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और डेल्टा एल से मुराद होता है उस सेगमेंट की लेंथ। मिसाल के तौर पे अगर आप इस टुकड़े की बात करें, ये टुकड़ा कुछ इतना बड़ा होगा तो इसकी लंबाई को आप कहोगे डेल्टा एल, और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी वो ऐसी होगी जी, ये होगा जी बी। तो इस कंपोनेंट का इस कंपोनेंट का इस सेगमेंट का ये हो गया जी बी डॉट डेल्टा एल। तो अगर आपके पास एक क्लोज मैग्नेटिक फील्ड है और आप उस क्लोज मैग्नेटिक फील्ड को बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड करें, हर सेगमेंट का टेंजेंटियल कंपोनेंट जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का और उस सेगमेंट की जो लेंथ होगी उसका आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लें। डॉट प्रोडक्ट निकालें, फिर तमाम डॉट प्रोडक्ट्स को आप सम कर लें, ऐड कर लें। तमाम सेगमेंट का ये जो डॉट प्रोडक्ट आपने निकाला है, अगर आप इसको सम कर लें, ऐड कर लें, तो ये बराबर होगा जी म्यू नॉट आई के। म्यू नॉट क्या है जी? ये कांस्टेंट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷, ये इसकी वैल्यू होती है। एक कांस्टेंट होता है जी आई, यानी कि सिर्फ करंट, एक ऐसी चीज है जो कंडक्टर के अंदर चेंज की जा सकती है। यहाँ जो सेंटर में कंडक्टर होगा उसके अंदर से जो करंट फ्लो हो रहा होगा ये वो आई है। यानी कि एक क्लोज मैग्नेटिक फील्ड के तमाम सेगमेंट्स का अगर हम बी और डेल्टा एल का डॉट प्रोडक्ट लेकर सबको ऐड कर दें तो ये जो आपके पास बनेगा ये बराबर होगा जी करंट म्यू नॉट टाइम्स करंट के। यानी करंट को आप इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लें, ये तो फिक्स रहता है जी। इट इज ओनली डिपेंड ऑन दिस क्वांटिटी। ये जो डॉट प्रोडक्ट है ये सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड करती है जी, वो है करंट। तो इस रिलेशन से, इस इक्वेशन से, इस एम्पियर लॉ से आपको करंट और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशनशिप मिलता है, पक्का पानी रिलेशनशिप। इसको आप कहते हैं एम्पियर्स लॉ। फिर एप्लीकेशन से मुराद एम्पियर्स लॉ को हमने इस्तेमाल किया और जगह जगह हमने बहुत सारे केसेस के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट किया, मैग्नेटिक फील्ड मालूम करने का फॉर्मूला ट्राई किया। इनमें से जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था वो था सोलिनॉइड। सोलिनॉइड क्या होता है जी? अगर आप एक कॉपर इंसुलेटेड कॉपर वायर लें और उसकी आप ऐसे क्वाइलिंग कर लें, ऐसी उसकी आप क्वाइलिंग्स कर लें, लूप्स बना लें जी, उस पर बहुत सारे लूप्स बना लें, इसको आप कहते हैं सोलिनॉइड। इसकी खास बात ये होती है कि अगर आप इस लूप के दोनों किनारों पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दें, एक तरफ पॉजिटिव लगा दें, एक तरफ नेगेटिव लगा दें, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें, तो अब इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, आई फ्लो होना शुरू हो जाएगा, और इस करंट की वजह से इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी जो कि ऐसे कुछ होगी जी। एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर क्रिएट हो जाएगी, ये एक मैग्नेट बन जाएगा। अब इस सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है वो अंदर जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। इन लूप्स के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। लेकिन अगर आप आउटसाइड की बात करें, इस सोलेनॉइड से बाहर की बात करें, तो सोलेनॉइड से बाहर इसकी मैग्नेटिक फील्ड तकरीबन ना होने के बराबर है। सिर्फ हमें इतना पता था, इस सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हमें इतना पता था कि ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ स्ट्रांग है, बाहर की तरफ ये वीक है। लेकिन क्या इसका फॉर्मूला होता है? इसकी मैग्नेटिक फील्ड को अगर हमें फाइंड आउट करना है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को, सोलेनॉइड की अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है तो उसका फॉर्मूला क्या बनाते हैं? वो हमने बनाया था एम्पियर्स लॉ की मदद से।
और ये बना था जी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बना था एन म्यू नॉट आई। ठीक है जी। तो एम्पेयर्स लॉ से पहले पहले हम बस इतना जानते थे कि सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है जबकि आउटसाइड ये वीक है। लेकिन अंदर कितनी है जी, किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, वो चीजों के लिए हमने एम्पेयर्स लॉ का इस्तेमाल किया और ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किया। आई तो ये म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड जो होती है सोलेनॉइड की वो दो चीजों पर डिपेंड कर रही है, एक ये एन और एक ये आई। एन क्या होता है जी, नंबर ऑफ लूप्स, नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि आपके पास सोलेनॉइड जितना भी बड़ा है, 1 मीटर लेंथ सोलेनॉइड में कितने लूप्स पाए जाते हैं। 1 मीटर लेंथ का अगर आपके पास सोलेनॉइड है उसमें जितने नंबर्स होंगे उसको हम कहते हैं एन। इसको सीधे सीधे अगर हम बोलें तो लूप्स की तादाद, जितना ज्यादा सोलेनॉइड में लूप होगा उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। देखो ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ लूप्स के भी, और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट के भी। तो ना सिर्फ हमने एम्पेयर्स लॉ की मदद से इस फॉर्मूले को ड्राइव किया बल्कि हमें यह भी पता चल गया कि सोलेनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो दो चीजों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ और दूसरा करंट। यानी अगर मैं 1 मीटर सोलेनॉइड में जितने ज्यादा लूप्स डालूंगा उतनी ज्यादा उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, और जितना ज्यादा मैं करंट गुजारूंगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो जाएगी। ये एम्पेयर्स लॉ की मदद से हमने सोलेनॉइड को स्टडी किया था। आज हम बात करेंगे टोरॉइड की। व्हाट इज टोरॉइड? ठीक है, टोरॉइड की बात करेंगे जी। पॉइंटर कहाँ गया मेरा? टोरॉइड का होता है जी, ये डायग्राम देख लीजिएगा, बल्कि मैं कोशिश कर रहा हूँ डायग्राम को मैं नीचे ले जाता हूँ, यहाँ ले आते हैं जी डायग्राम को, ये आ गया जी। अब टोरॉइड क्या होता है जी, सबसे पहले तो ये समझते हैं जी। हमने देखा था कि हमने सोलेनॉइड के केस में जो लूप्स बनाए थे इंसुलेटेड कॉपर वायर के, वो सीधी लाइन में बनाए थे जी, ऐसे लीनियर लूप्स कह लें आप इसको। आपने जो कॉपर वायर लिया उसके लीनियर लूप्स बनाए। लेकिन अगर हम एक सर्कुलर कोर लें जी आयरन का, ये है जी आयरन का कोर, आयरन का कोर लिया जी, आयरन का कोर यूं लिया जा रहा है ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। आयरन का कोर लें जी, लेकिन ये आयरन का कोर हो सर्कुलर, गोल शक्ल में, और इसमें अगर हम इंसुलेटेड कॉपर वायर की क्वाइलिंग करते हैं तो अब ये जो है एक सर्कुलर सोलिनॉइड तैयार हो गया, और सर्कुलर सोलिनॉइड को हम कह रहे होते हैं टोरॉइड। बस सीधा सा फर्क है जी, अगर गोल दायरे में आपने क्वाइलिंग की हुई है इसको आप कहते हैं टोरॉइड। अब इसका शेप वगैरह फिक्स करने के लिए आप इसके अंदर एक आयरन कोर डाल दें, सर्कुलर आयरन कोर। ठीक है जी। तो अगर इस फॉर्म में है तो ये सोलिनॉइड है, और अगर हमने क्वाइलिंग को एक सर्कुलर दायरे के अंदर, कॉपर वायर को एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर हमने क्वाइलिंग की हुई है, यानी क्वाइल्स को हम एक सर्कुलर शक्ल में ले आए, कैसे? बाय यूजिंग द सर्कुलर आयरन कोर। तो अब आपके पास तैयार हो जाएगा एक सोलिनॉइड। अब इस सोलिनॉइड के साथ भी वही मामला है जी, अगर आप इसको सॉरी इस टोरॉइड को, ये टोरॉइड तैयार हो जाता है, ये है जी टोरॉइड। अच्छा जी, अब टोरॉइड की अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो वही बात है जी, इस अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, बाहर की तरफ ऑलमोस्ट ना होने के बराबर। वजह वही है जी कि इन क्वाइल्स के अराउंड ऐसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई भी होगी, गोल दायरे में होती है ना क्वाइल के अराउंड, और इन सारी मैग्नेटिक फील्ड को आप बना लें तो ये ऐसी स्ट्रॉन्ग होगी अंदर की तरफ। लेकिन बाहर की तरफ ना तो वायर है, इस तरफ कोई वायर है ही नहीं, तो जब वायर ही नहीं है तो ना कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो आउटसाइड ऑफ द टोरॉइड देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड, बट द इनसाइड ऑफ द टोरॉइड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली इस तरफ भी कोई फील्ड नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर भी कोई वायर मौजूद नहीं है, जब वायर ही नहीं है, आई ही नहीं है, तो करंट भी नहीं होगा। तो आपको फील्ड जो है टोरॉइड की, बस वो इसके जो अंदर का रीजन है सिर्फ इस तरफ मिलेगी, यहाँ पर आपको मिलेगी फील्ड इसकी। तो टोरॉइड की फील्ड के मामले में बस हम सिर्फ इतना जानते थे कि जी स्टेरॉइड के आउटसाइड फील्ड वीक है, तो है ही नहीं तकरीबन। इसी तरह स्टेरॉइड के इनसाइड ये जो अंदर का सर्कुलर कोर है इस तरफ भी कोई फील्ड नहीं है। हाँ, स्टेरॉइड में ये जो सर्कुलर आयरन कोर आया हुआ है इधर मैग्नेटिक फील्ड बड़ी स्ट्रॉन्ग है, बट कितनी स्ट्रॉन्ग है?
क्या फॉर्मूला है इस मैग्नेटिक फील्ड का और किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये हमारे पास नहीं था। अब हम एम्पेयर लॉ को यूज करके इस टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड का बकायदा फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। तब हमें पता है जी एम्पियर्स लॉ के लिए हम एक क्लोज्ड मैग्नेटिक फील्ड का लूप लेते हैं। यहाँ पर हम जो है वो लूप, ये डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही होगी, हम लूप को ले रहे हैं जी एक इस कॉइल के अंदर ही, ये जो सर्कुलर आयरन कोर है इसके अंदर एक सर्कुलर फॉर्म में एक क्लोज लूप कंसीडर कर लेते हैं। कंसीडर अ क्लोज लूप इनसाइड टोरॉइड, इनसाइड टोरॉइड। तो ये देखें जी, हमने यहाँ पर ये टोरॉइड के अंदर हमने एक सर्कुलर फॉर्म में एक लूप जो है वो कंसीडर कर रखा है। ये हमने लूप कंसीडर करा, ये हो गई जी क्लोज मैग्नेटिक फील्ड। अब वही करेंगे जी हम एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें इसको बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड करना होगा। तो हम क्या करेंगे जी, डिवाइड करेंगे इस लूप को इनटू नंबर ऑफ सेगमेंट्स। बहुत सारे सेगमेंट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे जी। बहुत सारे हमने इसके सेगमेंट्स बना लिए जी, इस तरह के हमारा जो थीटा है वो 0 होना चाहिए। यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है जी, किसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में लेंथ कंपोनेंट, जो एलिमेंट की लेंथ है वो भी उसी डायरेक्शन में आनी चाहिए। इस तरह हमने डिवीजन कर दी। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, टोरॉइड के अंदर एक सर्कुलर कोर कंसीडर, एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर लिया। फिर हमने क्या किया जी, सेकंड स्टेप, हमने उस लूप को बहुत सारे सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया सच दैट कि जो मैग्नेटिक फील्ड का टेंजेंटियल कंपोनेंट है और जो एलिमेंट की लेंथ होगी वो दोनों पैरेलल होंगे, उनके दरमियान एंगल नहीं होगा। अब ऐसे बहुत सारे लूप्स, ऐसे बहुत सारे सेगमेंट्स बन सकते हैं जी। इनफाइनाइट के तो बहुत सारे बन जाएंगे, इनफाइनाइट तो नहीं, शायद 25-30 जितने भी बनने बने सबका अब हम बी डॉट डेल्टा एल निकालेंगे। तो पहले वाले लूप, पहले वाले एलिमेंट का अगर हम बी डॉट डेल्टा एल निकालें, बी डॉट डेल्टा एल, उसकी लेंथ को हम कह लेंगे डेल्टा एल 1। तो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ कॉस थीटा। अब यहाँ पर चूंकि थीटा 0 है जी, लिहाजा कॉस 0 1 के बराबर हो जाता है और 1 आप लिखते नहीं है। तो पहले लूप का बी डॉट डेल्टा एल क्या आ रहा है जी, बी डेल्टा एल 1। ये हो गया जी पहले लूप का। सिमिलरली अब हम दूसरे लूप का निकालेंगे जी। क्या निकालेंगे हम, बी डॉट डेल्टा एल 2। मैग्नेटिक फील्ड हमने जो है वो फिक्स बी ही ली है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस पूरे लूप के आसपास एक जैसी होगी, क्योंकि इस लूप का जो डिस्टेंस है वो सेम है, रेडियस जिसको आप कहते हो। लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों में, फर्स्ट लूप में भी बी है, सेकंड लूप में भी बी है, तमाम एलिमेंट्स में बी सेम होगा। हाँ, लेंथ अलग अलग हो सकती है, कोई बड़ा हो सकता है कोई छोटा, इसलिए हम लेंथ को डिफर कर रहे हैं जी। पहले लूप के पहले एलिमेंट के अंदर जो है हमने लेंथ को कहा L1, दूसरे में हम कह रहे हैं जी लेंथ को L2। अब एंगल भी यहाँ पे वही होगा जी, 0 होगा अगेन, लिहाजा इसका भी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा जी, बी डेल्टा L2। सिमिलरली अगर आप थर्ड एलिमेंट का बी डॉट डेल्टा एल निकालें तो बी तो उसमें भी यही होगा, लेकिन लेंथ अलग हो सकती है, तो इसको हम कह देंगे डेल्टा L3। और इसमें भी आपका एंगल वही, एंगल तो सब में 0 है, cos 0 1 होता है, लिहाजा इसका क्या बनेगा, बी डेल्टा L3। तो एक पैटर्न आ रहा है जी, बी L1 L2 L3 L4 L5 L6 एंड सो ऑन। जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसका सब का डॉट प्रोडक्ट इसी तरह का आएगा जी, बी डेल्टा एल और भी वो जो भी है। लिहाजा अब हम सम करते हैं जी, सारों को ऐड कर लेते हैं, सारे डॉट प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं, सम बनाते हैं। तो ये हो गया जी सम ऑफ ऑल द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंटियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डेल्टा एल। तो क्या है जी, सबको आप ऐड कर दें। तो पहले वाले लूप का, पहले वाले एलिमेंट का क्या आया था, बी डेल्टा L1, प्लस करें दूसरे एलिमेंट का क्या आया था, बी डेल्टा L2, प्लस करें तीसरे का क्या आया था, बी डेल्टा L3 एंड सो ऑन। जितने भी होंगे उतने ये लूप्स ऐसे होंगे। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं जी सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट को। देखिए जी, इसको हम कहते हैं जी सिंपल जबान में ना, ये जो वर्ड आ रहा है सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो सबको अगर आपने ऐड करना है तो अब यहाँ पर आप सिंपल मैथमेटिक्स यूज करेंगे जी, बी सेम है, कॉमन है, तो बी को आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा जी, डेल्टा L1 प्लस
डेल्टा L2 प्लस डेल्टा L3 एंड सो ऑन, जितने भी लूप्स हैं सबके एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं। अब ब्रैकेट को हम मैथमेटिकली, हम ब्रैकेट को अगर हम स्टडी करें तो हम क्या देख रहे हैं जी, ऑल द लेंथ ऑफ द एलिमेंट्स आर एडिंग, यानी जितने भी मैंने एलिमेंट्स बनाए हैं सबकी लेंथ ऐड हो रही है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे जी मैथमेटिक्स में, सम ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ द एलिमेंट। और चूंकि अगर आप सारे एलिमेंट्स की, एक एलिमेंट है, ये दूसरी, ये तीसरी, सबकी लेंथ को अगर आप ऐड कर दो वापस आपका सर्कुलर आ जाएगा जी, सर्किल आ जाएगा, क्योंकि हमने जो फील्ड कंसीडर की थी, जो लूप हमने कंसीडर किया था, वो एक सर्कुलर शेप में कंसीडर किया था, ये देख लें। ठीक है जी। तो अगर मैं सारे लेंथ को, सारे एलिमेंट्स की लेंथ को अगर मैं ऐड कर देता हूँ, यानी कि ये चीज सम ऑफ ऑल दी लेंथ, तो हमारे पास एक सर्किल शक्ल में लूप आ जाएगा। और उसकी जो क्या नाम है, जो उसका एरिया होता है, एक सेकंड मेरा हैंग कर रहा है क्या ये, हाँ सही चल रहा है, अल्लाह वाले। हाँ जी, अगर हम सारे लेंथ को, सारे सेगमेंट्स को ऐड करते हैं तो हमारे पास वापस एक सर्किल शक्ल आ जाएगी। और सर्किल शक्ल की जो सरकमफेरेंस होती है, यानी जो टोटल लेंथ होती है, उसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं, और वो कितनी होती है जी, 2πr। तो अब हम यहाँ पर सम ऑफ डेल्टा एल की जगह लिख देंगे 2πr। तो ये मैंने सम ऑफ बी डॉट डेल्टा एल थोड़ा सा सिंपल शक्ल में निकाल दिया। ठीक है जी। तो हमने क्या किया, एक टोरॉइड के अंदर एक सर्कुलर लूप कंसीडर किया, उसके बहुत सारे एलिमेंट्स बनाए। सारे एलिमेंट्स को हमने इस तरह बनाया कि बी और एल के दरमियान जो एंगल है वो 0 हो जाए। ठीक है जी। फिर हमने एक एक करके तमाम एलिमेंट्स का बी और डेल्टा एल का डॉट प्रोडक्ट निकाला। सबों का डॉट प्रोडक्ट एक ही जैसा आ रहा है जी, बी डेल्टा L1 L2 L3 L4 सब इस तरह का एक पैटर्न सा है। फिर हमने क्या किया, सारे बी और डेल्टा एल का जो, सारे एलिमेंट्स का जो बी और डेल्टा एल का प्रोडक्ट है, हमने उसको ऐड किया। बी हमने कॉमन लिया, टोटल लेंथ जो है वो 2πr के बराबर है, तो हमने रिप्लेस कर दिया 2πr। अब हम यहाँ एम्पेयर्स लॉ यूज करते हैं जी, अकॉर्डिंग टू एम्पेयर्स लॉ। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे एम्पेयर्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं जी। एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक ये जो फैक्टर होता है, यानी कि बी और डेल्टा एल का प्रोडक्ट लेकर, डॉट प्रोडक्ट लेकर, सारे डॉट प्रोडक्ट को अगर हम ऐड करते हैं, सम ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड डेल्टा एल, एम्पेयर्स लॉ के मुताबिक ये सब किसके बराबर होता है जी, म्यू नॉट आई के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई आपकी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं जी, क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड सेम है। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड कंपेयर करते हैं, क्योंकि दोनों का लेफ्ट साइड देखने सेम है, लिहाजा राइट साइड भी सेम हो जाएगा। और राइट साइड क्या बनेगा आपके पास, बी 2πr इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक बात मैं यहाँ पे तो एक चीज मैं भूल गया, वो मैं दोबारा से बता देता हूँ। कंपैरिजन वाला स्टेप हम थोड़ा सा हटा देते हैं, क्योंकि मैंने तो जल्दी जल्दी में एक चीज भूल गया। हाँ, तो अब ये जो हमारे पास एम्पेयर लॉ था, ये था एक सिंगल वायर का। जहाँ पर ये एम्पेयर लॉ है ना, ये जो एम्पेयर लॉ की स्टेटमेंट होती है, ये तो खाली एक वायर था। याद होगा आपको, जब हमने ये इक्वेशन बनाई थी म्यू नॉट आई, तो हमने एक वायर लिया था, उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसका मामला बनाया था। अब यहाँ पर एक वायर थोड़ी है, ऐसे क्वाइलिंग हुई हुई है आपके पास, है ना, क्वाइलिंग हुई हुई है यू। तो ये 2 वायर ये हो गए, 2 वायर ये हो गए, 2 वायर ये हो गए, 2 वायर, तो काफी वायर है। तो यहाँ पर जो हमारे पास इतने सारे वायर हैं, तो हम जितने भी हमारे पास लूप्स हैं उनसे हम इस फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। बी डॉट डेल्टा एल जो है वो क्या हो जाएगा जी, इस एक वायर की लूप की वैल्यू को आप इस कैपिटल एन से मल्टीप्लाई कर दें। और ये कैपिटल एन क्या है जी, नंबर ऑफ लूप्स, टोटल नंबर ऑफ लूप्स, टोटल नंबर ऑफ लूप्स, यानी क्वाइलिंग, टोटल नंबर ऑफ क्वाइल्स लिख देते हैं, चले यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वाइल्स। ठीक है, ये हमने टोरॉइड में भी, सोलेनॉइड में भी किया था, यहाँ पे भी किया। समझ में आई बात। तो हमारे पास जो ये जो एम्पेयर लॉ का इक्वेशन है म्यू नॉट आई, ये एक वायर के लिए होता है, यानी कि इतने सिरे के लिए जी, इतने हिस्से के लिए। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास बहुत सारे क्वाइल है ना, देखिए कितनी सारी क्वाइलिंग हुई है।
तो अब इतनी सारी कॉइलिंग है तो हमने क्या करा, हमने कहा जी इस टोरॉइड में टोटल नंबर ऑफ कॉइल्स जो है वो n है और हमने एक की वैल्यू को n से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें। ये है जब आपकी एक्चुअल में इक्वेशन नंबर 2। तब आप कंपेयर करें जी बोथ इक्वेशंस को। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो दोनों का लेफ्ट साइड सेम है जी, राइट साइड क्या हो जाएगा जी, इक्वेशन नंबर 1 का राइट साइड था b 2 पाई r और इक्वेशन नंबर 2 का राइट साइड क्या है जी, n म्यू नॉट i। ठीक है जी, ये देख लें इक्वेशन नंबर 1 का क्या था राइट साइड 2 पाई r और इक्वेशन नंबर 2 का राइट साइड क्या है जी, n म्यू नॉट i। अब हमें मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला चाहिए, तो ये 2 पाई r है मल्टीप्लाई और इसको दूसरी तरफ ले जाए तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, n म्यू नॉट i डिवाइडेड बाय 2 पाई r। ये है जी हमारे पास टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के मुताबिक जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होती है टोरॉइड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी नंबर ऑफ कॉइल्स। यानी टोरॉइड में हम जितनी ज्यादा कॉइलिंग करेंगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, एक चीज। दूसरी बात, ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है टोरॉइड की, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी करंट के। यानी कि आप टोरॉइड में से जितना ज्यादा करंट फ्लो करेंगे टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। और तीसरी चीज, आपके पास ये जो मैग्नेटिक फील्ड है टोरॉइड से, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जी किससे, रेडियस से। रेडियस देखें इक्वेशन में नीचे आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि ये टोरॉइड जितना छोटा होगा, जितना इसका रेडियस कम होगा, उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ऐसा बड़ा इतना इतना चौड़ा रहेंगे जी तो ये इसका रेडियस है, और अगर आप ऐसा टोरॉइड लें जी तो इसका ये रेडियस है। तो नीचे वाला ये जो बी टोरॉइड है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी। जितना रेडियस कम होगा टोरॉइड का, उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये थी दूसरी एप्लीकेशन। यहाँ पर हमारा एम्पियर्स लॉ का टॉपिक खत्म हो जाएगा। हमने देखा एम्पियर्स लॉ क्या होता है जी, एक लॉ है जो कि वेल डिफाइन कर रहे हैं करंट और मैग्नेटिक फील्ड के लिंक को, रिलेशनशिप को। फिर उस लॉ का इक्वेशन क्या होता है जी, सम ऑफ बी डॉट डेल्टा एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। यानी कि अगर आपके पास एक क्लोज लूप है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप एक क्लोज लूप लेके बैठ जाते हैं, तो उस क्लोज लूप के जितने भी एलिमेंट्स हैं सब का बी और एल का डॉट प्रोडक्ट सम कर लेंगे तो म्यू नॉट आई के बराबर है। इस एम्पियर्स लॉ को इस्तेमाल करके प्रीवियस क्लास में हमने सोलिनॉइड की इक्वेशन बनाई थी। क्या बनी थी जी, ये स्मॉल एन म्यू नॉट आई। मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है सोलिनॉइड के, एन म्यू नॉट आई के। म्यू नॉट आई म्यू नॉट तो कांस्टेंट है जी, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁷। जबकि मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलिनॉइड की, वो तो एक नंबर ऑफ लूप्स पर यूनिट लेंथ और करंट पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आज हमने सोलिनॉइड को स्टडी किया। सोलिनॉइड क्या है जी, सॉरी टोरॉइड क्या है, एक सर्कुलर, आप लूप्स ही बनाए सोलिनॉइड की तरह, आप कॉपर वायर लें उसके लूप्स बनाए लेकिन एक सर्कुलर शेप के अंदर। कैसे जी, एक आयरन कोर ले लें, सर्कुलर आयरन कोर, और उस पर क्वाइलिंग कर लें। तो अब ये आपके पास जो तैयार हुआ ये सोलिनॉइड नहीं है, ये टोरॉइड कहलाता है। इसमें भी हमने यही किया जी, सबसे पहले टोरॉइड के अंदर एक क्लोज लूप लिया जी, जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लूप आ गया। हमने उसके बी डॉट डेल्टा एल निकाले जी, सारे बी डॉट डेल्टा एल का सम किसके बराबर आ रहा है उसके, ये रहा जी इक्वेशन 1 2 पाई आर के। ये जी उस क्लोज लूप में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका बी डॉट डेल्टा एल सम करने के बाद किसके बराबर है, बी 2 पाई आर के। फिर हमने एम्पेयर्स लॉ लिया। एम्पेयर्स लॉ का इक्वेशन है म्यू नॉट आई, लेकिन ये एक वायर के लिए होता है, हमारे पास यहाँ बहुत सारे लूप्स हैं तो हमने इसको नंबर ऑफ लूप से मल्टीप्लाई कर दिया। ये एम्पेयर्स लॉ हो गया जी फॉर टोरॉइड। अब दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टोरॉइड का फॉर्मूला बन गया, एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। और इस फॉर्मूले के मुताबिक मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ लूप से डायरेक्टली, करंट से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि रेडियस ऑफ द टोरॉइड से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये तो एम्पेयर्स लॉ हो गया जी। एम्पेयर्स लॉ के बाद अब हमारे पास छोटा सा एक दो टॉपिक्स हैं जी। एक ही टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है।
उसके बाद फिर हमारा एक मेजर टॉपिक शुरू होगा और वो इस चैप्टर का समझ लें आखिरी मेजर तरीन टॉपिक है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज भी हम जो है वो एक छोटा सा टॉपिक और है जी, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स हमने प्रीवियस चैप्टर में 12वें चैप्टर में जिसका नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हमने उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है जी, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, फिर इसको मैग्नेटिक फ्लक्स को पढ़ना आसान होगा। कि ये जी हमारे पास बहुत सारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं जी, ये बहुत सारी हमारे पास इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। एक पर्टिकुलर एरिया अगर हम कंसीडर करें और उसमें से हम देखें कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू एन एरिया। एक एरिया अगर आप ले लें और उस एरिया में से काउंट करें जी कि कितनी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही है, इसको हम कहते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही हैं तो वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, और अगर वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही है तो उसको आप कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी कि मिसाल के तौर पे जी, ये मेरे पास एक नॉर्थ पोल है मैग्नेट का, ये मेरे पास एक साउथ पोल है जी मैग्नेट का, ठीक है जी। ये नॉर्थ से साउथ ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गुजर रही है जी, बेताशा है जी, बहुत सारी होती है। सपोज कर लें हम तो सिर्फ चंद बना लेते हैं, चंद हमने ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, ये है जी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शंस भी कहते हैं। अब यहाँ हम इस मैग्नेटिक फील्ड में एक एरिया बना लेते हैं जी, ये हमने एक टुकड़ा बना लिया और हम देखें जी इसमें से कितनी लाइंस गुजर रही थी जी, एक लाइन ये गुजर रही है, एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन ये गुजर रही है, एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ इंडक्शन ये गुजर रही है। तो हम क्या देख रहे हैं जी, इस टुकड़े में से 3 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन गुजर रही है, इसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। इस एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है जी, 3। 3 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन गुजर रही है, इस एरिया का मैग्नेटिक फ्लक्स 3 हो गया। जबकि ये अगर मैं दूसरा एरिया बनाऊं, यहाँ पर ये एरिया बना लूं जी, तो अब इस एरिया का आप देखें जी मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा है। इसमें से कितनी गुजर रही है जी, 1 2 3 4 5 6, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा हो गया क्योंकि इस एरिया में से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन जो है वो तकरीबन 6 गुजर रही है। तो ये जो एक ए एरिया है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बन रहा है जी, 3। ये जो बी एरिया है इसका मैग्नेटिक फ्लक्स कितना बन रहा है जी, 6। वही कॉन्सेप्ट है जी जो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स में पढ़ा, बस फर्क क्या है, वहां पर आप इलेक्ट्रिक लाइंस की बात कर रहे थे, यहाँ पर आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन की बात कर रहे हैं। तो अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में एक एरिया कंसीडर कर लें और उसमें से देखें जी कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन गुजर रही हैं, उसको आप कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको डिनोट किया जाता है जी फाई, लेकिन छोटा सा एक सबस्क्रिप्ट बनाएंगे हम एम का, ठीक है जी। वजह क्या है जी, क्योंकि फाई जो है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी सिंबल था, आपको याद हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल भी हमने फाई ही लिया था। तो यहाँ पर हम फाई एम कह देंगे। अगर हम यहाँ पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड्स की बात कर रहे होते तो आप खाली फाई भी ले लें, चल जाएगा जी, क्योंकि यहाँ फाई कौन सा है जी, फ्लक्स ही है। तो यहाँ तो खाली मैग्नेटिक फ्लक्स होगा ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो नहीं होगा, तो इसलिए हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह लेंगे। लेकिन अगर दोनों फ्लक्स चल रहे हैं जी किसी इक्वेशन में, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी आ रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स, तो फिर आपको फर्क पैदा करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए आप ऐसे नीचे छोटा सा एम रख देंगे और इसका फॉर्मूला क्या होगा जी, बी डॉट डेल्टा ए, यानी मैग्नेटिक फील्ड को आप एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को आप एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, ये उसका फॉर्मूला है। अब ये जो है फ्लक्स जो है, फाई जो है फ्लक्स जो होता है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। हाँ हाँ जी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने आपको बता दिया, एक एरिया में से कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन पास आउट हो रही हैं, इसको आप कहते हैं फ्लक्स। ये इसका फॉर्मूला है जी फाई एम, ये इसका है जी जिसका मैंने 1 लिखा हुआ है, ये इसका फॉर्मूला है फाई इक्वल्स टू बी डॉट डेल्टा एल। और नेचर इसका क्या है जी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है जी, क्योंकि इसकी ये तो सिर्फ नंबर से है ना इसका ताल्लुक, कितनी लाइंस गुजर रही है 10 20 25 30, बस बात समझ में आ जाए। कम गुजर रही है आप कहेंगे कम मैग्नेटिक फील्ड है, ज्यादा गुजर रही है तो ज्यादा, कोई डायरेक्शन मायने तो नहीं रखती, लिहाजा ये स्केलर क्वांटिटी हो गई। और अब अगर हम इसको स्केलर क्वांटिटी माने और इस फॉर्मूले को देखें तो बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डेल्टा ए भी एक वेक्टर क्वांटिटी है।
और ये दोनों वेक्टर मल्टीप्लाई होकर स्केलर बन रहा है, तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है जी, डॉट प्रोडक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है जी कि अगर हमारे पास एक वेक्टर हो मल्टीप्लाई हो जाए दूसरे वेक्टर के साथ, और जो हमारे पास जो क्वांटिटी बने वो स्केलर आए, उसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ऐसे डॉट से शो करते हैं, तो इसलिए हमने डॉट लगाया था यहाँ पे। और फिर ये भी जानते हैं जी, अगर डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट का एक और फॉर्मूला हमारे पास बनता है, खाली मैग्नीट्यूड निकालने, वैसे तो स्केलर में मैग्नीट्यूड ही होता है। तो एक और फॉर्मूला बन जाता है जी, वो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एरिया कॉस थीटा। तो ये इसका पहला फॉर्मूला हो गया जी। इसमें आप डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं दो वेक्टर्स का, और अगर आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो दोनों वेक्टर्स का, तो इस फॉर्मूले से आप निकाल लेंगे, बी डेल्टा ए कॉस थीटा। तो दोनों वेक्टर्स, अगर बी का वेक्टर ए का वेक्टर आपको वेक्टोरियल फॉर्म में दिया हुआ हो तो फिर आपने पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है, और अगर आपको दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ हो तो आपने ये थर्ड वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है जी। और इसका यूनिट क्या बनता है जी? इसका यूनिट तो बनता है, यूनिट की बात कर लेते हैं पहले। यूनिट बनता है जी, बी का यूनिट जो है वो टेस्ला होता है, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का, और ए का यूनिट होता है मीटर, और इसको हम कहते हैं वेबर। वेबर, वेबर इसको हम कहते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो है जी वेबर, एंड वेबर इज इक्वल टू टेस्ला मल्टीप्लाई, टर्ला लग रहा है, टेस्ला मल्टीप्लाई बाय मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। टेस्ला पर मीटर, टेस्ला और मीटर स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये वेबर कहलाता है। ये इसका स्टैंडर्ड यूनिट होगा वेबर। ठीक है जी। और अगर हम ये देखना चाहें कि मैक्सिमम फ्लक्स कब होता है जी, मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, तो जाहिर बात है मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा, जब आपका एरिया जो है वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन से परपेंडिकुलर हो। यानी कि आपके पास ये है जी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन, ऐसे हैं जी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन, और आप एरिया ऐसा कंसीडर कर लें ये। तो अब यहाँ एरिया का वेक्टर हमने पिछले इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी देखा था कि एरिया का वेक्टर होता है सरफेस से परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस हो गई, इससे परपेंडिकुलर ये रेड वाला, ये एरिया वेक्टर हो गया। तब यहाँ आप देख क्या रहे हैं जी, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई और ये एरिया वेक्टर हो गया। दोनों के दरमियान एंगल नहीं है, पैरेलल है, एंगल नहीं है। तो मैक्सिमम फ्लक्स कब होगा जी, जब बी और एरिया वेक्टर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, आर पैरेलल। जब ये पैरेलल हो ना, उस टाइम पे सबसे ज्यादा फ्लक्स होगा एरिया का। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे एंगल हो जाता है 0, और फिर अगर आप बी डॉट डेल्टा ए निकालना चाहें तो फॉर्मूला क्या है जी, बी डेल्टा ए कॉस थीटा। थीटा की जगह आप 0 डाल देंगे, और कॉस 0 जो है वो 1 के बराबर है, तो इतना होगा जी, ये बी डॉट डेल्टा एल जो है वो बी डेल्टा ए के बराबर होगा। इसको हम कहते हैं मैक्सिमम फ्लक्स। डायग्राम से भी नजर आ रहा है, सीधी सी बात है, जितना ज्यादा पैरेलल हम रख देंगे ना एरिया को, तो उतनी सबसे ज्यादा लाइंस उस वक्त गुजर रही है। जीरो कब होगा जी फ्लक्स, जीरो फ्लक्स कब होगा, जब आपका जीरो फ्लक्स कब होगा जी, जब आपके बी और डेल्टा ए परपेंडिकुलर हो एक दूसरे के, आर परपेंडिकुलर, यानी दोनों 90 डिग्री एंगल के हिसाब से हो, परपेंडिकुलर हो। कैसे जी, ये मैग्नेटिक फील्ड है जी, उसी मैग्नेटिक फील्ड की हम बात कर लें। ये मैग्नेटिक फील्ड है, और हमने अब एरिया यूं रख दिया जी, यूं। अब यहां देखेंगे तो एरिया वेक्टर ऐसे बन रहा है जी, यानी एरिया वेक्टर और बी के दरमियान एंगल हो गया जी 90 डिग्री का। इस टाइम पे अगर आप बी डॉट डेल्टा ए यानी कि फ्लक्स निकालना चाहें तो कितना आएगा जी, बी डेल्टा ए कॉस थीटा। थीटा चूंकि 90 डिग्री हो गया, परपेंडिकुलर का मतलब है थीटा 90 डिग्री हो गया, कॉस 90 0 होता है, तो 0 आएगा, कोई फ्लक्स नहीं बनेगा, 0 आएगा। डायग्राम में भी आपको नजर आ रहा है जी, इस एरिया के अंदर से कोई मैग्नेटिक लाइंस नहीं गुजर रही। ठीक है जी, तो ये हो गया मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है जी, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक एरिया के अंदर से जितनी भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन गुजरेंगी, पास आउट होती हैं, उसको आप मैग्नेटिक फ्लक्स कहते हैं। फाई से इसको आप डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है बी डॉट डेल्टा ए। चूंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका मतलब है ये डॉट प्रोडक्ट हो गया बी और डेल्टा एल के,
और फाई यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स को आप एक और फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, बी ए कॉस थीटा। इसका यूनिट होता है वेबर। मैक्सिमम फ्लक्स आपको कब मिलेगा, जब आपका एरिया जो है मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल होगा, उस टाइम पर एंगल 0 होता है और उस टाइम पर मैक्सिमम फ्लक्स आपको उस एरिया में से ऑब्जर्व होगा। अगर आप एरिया को मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर रखते हैं, यानी एरिया वेक्टर आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो अब थीटा 90 हो गया, इस टाइम पे कोई फ्लक्स नहीं पड़ता, 0 होता है। यहाँ आपका मैग्नेटिक फ्लक्स वाला टॉपिक और ये जो एम्पेयर्स लॉ वगैरह है, ये भी सब आपका वाइंड अप हो जाता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में अब हम इस चैप्टर का एक नया फिनोमिना स्टडी करेंगे जो बिल्कुल इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये जो भी हम पढ़ लेते हैं ना, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक, उससे क्वाइट डिफरेंट है वो, और वो कहलाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को इंशाल्लाह अब हमने नेक्स्ट क्लास में देखना है, और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है।